everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So हम आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले आप एक केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप एक कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हो। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, होती क्या है और ये कब होने वाली है। तो मान लो कि दो केमिकल स्पीशीज को आप लेकर आते हो और आप उनको मिक्स कर देते हो। जब वो दो केमिकल स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके कुछ एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आ जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, ओरिजिनल जो आपने स्पीशीज ली थी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। अब जो नया कंपाउंड बन गया है वो उसकी आइडेंटिटी जो है ओरिजिनल वालों से डिफरेंट है। तो यानी कि तब आपकी कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आपकी हो गई। तो जब केमिकल चेंज हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि आपकी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्या मैं जिन दो केमिकल स्पीशीज को मिक्स कर रही हूँ क्या उनके बीच में रिएक्शन होगी, यानी कि उनकी फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, राइट, या उनकी स्पॉन्टानिटी की बात करते हैं। तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से हम लोग उनकी फिजिबिलिटी या उनकी स्पॉन्टानिटी के बारे में जान सकते हैं वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। तो फिजिबिलिटी वी कैन गेट टू नो थ्रू आर थर्मोडायनेमिक्स, राइट। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कितना मैंने रिएक्टेंट लिया था और कितना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है, क्या सारे का सारा रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया या कुछ प्रोडक्ट जो है वापस से तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो गया, यानी कि उसके एक्सटेंट की बात कर रहे हैं। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें कहाँ से पता चलता है, हमारी जो ब्रांच हेल्प करती है इसमें वो है आपकी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है या फेज इक्विलिब्रियम भी है। अब जो इसकी वेरियस टाइप्स हैं हम जब इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे तब हम उसको देख लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि क्या जो मैंने केमिकल स्पीशीज को मिक्स करा है उनको रिएक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, क्या 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 मुझे पूरा पूरा दिन उस रिएक्शन के लिए वेट करना पड़ रहा है या कुछ फ्यू सेकेंड्स में मेरी रिएक्शन हो रही है। यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन की। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो इस ब्रांच से हमें पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो कितनी स्पीड से हो रही है, वो ब्रांच है आपकी काइनेटिक्स। तो हम अभी के लिए इसी ब्रांच पे फोकस करने वाले हैं, यानी कि वो ब्रांच जो कि हमें बताएगी आप कितनी स्पीड से आपकी रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गई हमारी, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। चाहे आप इसको बोल लो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, चाहे आप इसको बोल लो रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज, कुछ रिएक्शंस होती है आपकी जो बहुत ही स्लो रेट पे होती है और कुछ होती है जो फास्टली हो जाती है। स्लो रिएक्शंस हमारे पास जैसे कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख लो, राइट। अब आयरन, आप आयरन का टुकड़ा लेकर आते हो, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब ये तो है नहीं अभी मैंने रखा और मैं 5 मिनट के बाद देखने जाती हूँ या 10 मिनट के बाद देखने जाती हूँ मेरा वो डस्ट की फॉर्मेशन हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़ा टाइम लगता है उसको, यानी कि कुछ कुछ महीने लग जाएंगे। ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कि मॉइस्चर और एयर प्रोवाइड करूंगी तो ज़्यादा जल्दी रस्ट फॉर्म हो जाएगी उसके अंदर। तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इमिडिएटली ये आपकी नहीं होती। तो इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्सिंग हम लोग लैब में करवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्लो हीटिंग प्रोसेसेस होती हैं। जो स्लो हीटिंग होती है वो लंबे टाइम तक आप अपनी रिएक्शंस लगा के देखते हैं। हम उनके साथ जो पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली इन रिएक्शंस को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक में जनरली हमें रिफ्लक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनसे जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं यार मैंने तो अपना लगाया हुआ था रिफ्लेक्शन के लिए, इतने इतने घंटा लग जाते हैं, उनको रात को भी कई बार बैठना पड़ जाता है। तो यानी रिफ्लेक्सिंग जो है वो आपकी एक स्लो प्रोसेस है, राइट। और कुछ फास्ट रिएक्शंस की एग्जांपल है आपके पास एसिड बेस रिएक्शन।
इमीडिएटली हो जाती है। टाइट्रेशन सभी ने करवा रखी है अपनी लाइफ टाइम में। 12th स्टैंडर्ड से या 11th स्टैंडर्ड से टाइट्रेशन आ जाती है। सबसे ज़्यादा हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन ही करते हैं। बीकर में लेके आते हैं क्या, एसिड लिया, ऊपर से बेस डालते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने इंडिकेटर डाला होता है फिनोल्फिन, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लगता, थोड़े से देर में ही आपको इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है और आपका कलर चेंज हो जाता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि आपकी रिएक्शन हो गई है। तो इसीलिए हमें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास रिएक्शंस जो है वो किस रेट से वो होने वाली है, यानी कि कितना टाइम लगने वाला है उसको। आप इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस को मान लो आपने कंबाइन कर दिया, कुछ केमिकल रिएक्शन आपने करवा दी और उसको होने में ही इतनी देर लग रही है, तो क्या वो आपके किसी काम की होगी? आंसर इज नो। तो हमें ऐसी रिएक्शंस देखनी है कि अ, या तो कुछ रिएक्शंस है जो कि बहुत ही फास्ट है, या कुछ है आपके पास जो बहुत ही स्लो है। ना तो ज़्यादा फास्ट वाली आपके काम की है, क्योंकि आप उसका मैकेनिज्म ही नहीं जान पाओगे कि वो कैसे आप हो रही है, आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं स्टडी कर पाओगे, राइट। जो स्लो रिएक्शंस है उनके लिए तो टाइम ही बड़ा लग रहा है। तो हमारे लिए कौन सी काम की है, जो मॉडरेट रेट पे होने वाली रिएक्शंस है। तो इसीलिए हमारा केमिकल काइनेटिक्स इसी ब्रांच का, जो ये ब्रांच है हमारी, इसमें हेल्प करती है। तो अब मैंने बोला कि केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज योर, अब देखो, आप केमिकल रिएक्ट इसको छोड़ दो, एक बार आप केमिकल स्पीशीज को रिएक्ट करवा रहे हो। तो जब केमिकल स्पीशीज आपकी रिएक्ट कर रही है, तो जो रिएक्टेंट कुछ टाइम के बाद अब क्या होने वाला है कि रिएक्टेंट्स जिन्होंने कंबाइन करा है उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट्स है हमारे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है अब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि उनकी किसमें चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। और ये कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। तो यही है आपका रेट, क्योंकि स्पीड भी देखो आप क्या होती है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, राइट। उसमें हम मोशन की बात करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व है तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आने वाला है, राइट। तो इसलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की ले लो, ओवर द चेंज इन टाइम, राइट। सो दिस इज योर रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? अब हम ये क्या बात कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं जनरली? मोलारिटी के टर्म्स में, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, या मोलालिटी ले लो, है ना। तो यही सब आपकी बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली इनमें से हम लोग जनरली किसकी फॉर्म में लेते हैं, जो कि है आपकी मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसके यूनिट्स क्या हो गए? मोल पर लीटर, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या हो गई? मोल पर लीटर। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपका टाइम, तो पर सेकेंड हो गया। तो ये है आपकी यूनिट्स जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन की, राइट। नेक्स्ट इज अब टाइप्स ऑफ द रेट। अब दो तरह से रेट को डिफाइन करते हैं। एक तो होता है आपका एवरेज रेट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। हम स्पीड भी दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो होती है आपकी एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब, अब मान लो ये जैसे एक कार, इस कार को देख रहे हो आप। अब ये जो कार है ये एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब जितना भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली। मान लो इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है जो ये, तो पॉइंट ए से बी तक जाने में ये अपनी स्पीड पे वेरिएशन लगाएगी। मान लो पॉइंट ए पे जो थी ये 3 PM पे ये यहाँ पे थी, और ये मान लो 4 PM पे यहाँ पे पहुंची है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पर मान लो बीच में ट्रैफिक है, तो 3 PM से ये 4 PM तक जा रही है। तो 1 घंटा जो इसको लगा है, बीच में ट्रैफिक भी आया है, तो इसकी स्पीड कम भी हुई है और इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया भी है। तो इसकी स्पीड वो सेम नहीं थी। तो अब आप जब ए से बी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो अब आपको अगर अपनी एवरेज स्पीड बतानी है कि भाई मैं इतनी एवरेज स्पीड में चल के आया हूँ, तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हो?
आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन दी टोटल टाइम टेकन। यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम से, यानी कि अब यहाँ पे 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 3 बजे से लेके 4 बजे तक की, तो अब जब ये 1 घंटे की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जो स्पीड है, जब यानी कि जब हम इंटरवल किसी टाइम इंटरवल में बात करते हैं स्पीड की, तो उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। और दूसरी क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यानी कि मान लो अभी यही कार में आप बैठे थे और आप 3 से 4 बजे तक आप जा रहे हो, और मैं किसी पॉइंट पे पूछूं कि भाई 3:30 बजे, आप 3:30 बजे आप अपनी कार में बैठे हो और 3:30 बज रहे हैं, आपके फोन में आप देखते हो, आप चेक करना चाहते हो कि भाई क्या स्पीड हो रही है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर जो आपकी स्पीड होगी, यानी कि उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आपकी स्पीड है उसको आप क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उसको फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है, आपका स्पीडोमीटर, राइट। तो ये दो डिफरेंस होता है स्पीड्स के अंदर, और इसीलिए इसको ही आप कोरिलेट कर सकते हो अपने उसके साथ, रेट के लिए भी, एवरेज रेट और जो इंस्टेंटेनियस रेट है। जो एवरेज रेट होता है ये आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करते हो, और इंस्टेंटेनियस रेट होता है जो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करोगे। तो एवरेज रेट को डिनोट करते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा सी अपॉन दी डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस रेट होता है जब आपका टाइम टी जो है वो 0 को अप्रोच हो जाए। और इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखेंगे, डी सी, यानी कि जब हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करनी है, तो उस पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये डी सी अपॉन योर डी टी। तो ये होता है दोनों रेट्स के अंदर डिफरेंस। ओके, तो हम चलते हैं आगे कि मान लो अब ये मैंने कोई एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, जो कि है आपकी ए और बी कंबाइंड होके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं सी। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने पीछे क्या देखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट ओवर द टाइम इंटरवल। और जनरली हम लोग ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात ही करेंगे, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, यानी कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको उसमें रिएक्टेंट्स के टर्म में भी लिख सकते हैं और इसका प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब आपकी रिएक्शन जब हो रही है तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो रिएक्टेंट्स है ए और बी, इनकी कंसेंट्रेशन में डिक्रीज आने वाला है, और जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने वाली है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं रिएक्टेंट्स की टर्म में लिखती हूँ, तो मान लो अगर मैं रिएक्टेंट अपना ए लेके चलती हूँ, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई दी डी टी। अब डी ए बाई द डी टी तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपका चेंज इन कंसंट्रेशन दिखा रहा है अपॉन दी टाइम टेकन वो दिखा रहा है। बट यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, आपका धीरे धीरे डिक्रीज आ रहा है, तो इसलिए आप माइनस साइन लगाते हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो उसको ही पॉजिटिव करने के लिए आगे नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट करता है कि उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है कंसंट्रेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज आप बी रेट की भी बात करते हो, जब आपका माइनस ऑफ टी बी बाई डी टी आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन के अंदर जितना चेंज आ रहा है ओवर दी टाइम, बट इसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में धीरे धीरे डिक्रीज आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। अब हम बात करें अगर प्रोडक्ट की टर्म में, तो उसमें आपको पॉजिटिव साइन ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली तो कुछ प्रोडक्ट बना नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे आप रिएक्शन को कैरी आउट करवाओगे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, तो उसका प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन में क्योंकि इंक्रीज आ रहा है इसलिए वो आगे उसके पॉजिटिव साइन। तो ये तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हमने उस रिएक्शन के लिए लिखा जिसके अंदर आगे कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। बट अगर हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि 2a प्लस 3b गिविंग अस दी 4c। अब ये जो रिएक्शन है, अगर मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये देखो। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम कंसंट्रेशन जो है पहले रिएक्टेंट्स की टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो मैं ए को उठा रही हूँ पहले। तो ए में क्या है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, तो वैसे का वैसे रहेगा,
बट इसमें साथ में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो 2 भी इन्वॉल्व है वो इसके डिनोमिनेटर में उसको भी इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट इज अगर आप बी के फॉर्म में बात करना चाहते हो रेट ऑफ रिएक्शन की, तो विल बी माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी, बट आपको डिनोमिनेटर में उसके स्टोइकोमेट्री जो कि 3 थी यहाँ पे उसको डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट की टर्म में बात करते हैं तो ये तो हमें पता है पॉजिटिव ही जाती है, राइट, यानी डी सी बाई द डी टी है, बट नीचे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 भी है तो उसको डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। तो यानी कि ये सब चीजें जब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपको इन्वॉल्व करने हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिख रहे हो। बट अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन टर्म्स ऑफ द ए, तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, आपको फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ दी डी ए बाई द डी टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन टर्म्स ऑफ बी, तो ये आपका इक्वल होने वाला है माइनस ऑफ योर डी बी by the dt, and rate of appearance of C it will be dC by the dt। यानी कि जब मैं रेट ऑफ अपेयरेंस डिसअपेयरेंस की बात करती हूँ रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, उस केस में मेरे को स्टोइकोमेट्रिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना है, बट अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ उस केस में आपको स्टोइकोमेट्रिक्स को इन्वॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, आपको थ्योरेटिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है जिसमें हम चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर दी टाइम लिखते हैं, या तो रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी प्रेजेंट है तो उसको आपको डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व करना है व्हाइल वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंड अगर हम उसकी बात करते हैं डिसअपियरेंस या अपियरेंस की रेट की बात करते हैं तब हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना। ओके, तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल क्या है, इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द हेबर्स प्रोसेस, अब मैंने यहाँ रिएक्शन नहीं दी है, मैंने सिर्फ रिएक्शन का नाम लिख के दिया है जो कि है आपकी हेबर्स प्रोसेस। तो आपको हेबर्स प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन किसकी सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जल्दी से इसको रिकॉल करने की ट्राई करो, हम किस रिएक्शन किस उसके लिए केमिकल स्पीशीज की सिंथेसिस करवाने के लिए यूज करते हैं। सोचो सोचो, 1-2 मिनट ले लो, सोच लो, फिर आप देख लेना आगे। तो हेबर्स प्रोसेस जनरली हम सिंथेसाइज करवाने के लिए यूज करते हैं जो कि है आपकी अमोनिया, राइट। तो अमोनिया की सिंथेसिस के लिए अब मैं रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ, जो कि है N2 + 3H2 gives you the 2NH3। अब जो इसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिटिक और प्रमोटर, वो मैं सब मेंशन नहीं कर रही यहाँ पे क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें बोला है पहला चीज जो फिजिकल में सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि जो चीज पहले आपको दी हो उसको नोट डाउन कर लो, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो ईजी हो जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द हाइड्रोजन। तो अभी मैंने बताया हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस की बात कर रहा है वो, तो यानी कि जब हम डिसअपियरेंस या अपियरेंस के रेट की बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें स्टोइकोमेट्रिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो यानी कि हमें दी हुई है वैल्यू माइनस ऑफ दी डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें ये चीज दी हुई है। और इसकी वैल्यू उसने क्या बोल दी, मेरे पास 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है इसकी वैल्यू, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है इसकी वैल्यू। ओके जी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें ये सब फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ N2। अगर मैं अमोनिया नाइट्रोजन की टर्म्स में बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्टोइकोमेट्रिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो डिनोमिनेटर में कोई कोएफिशिएंट नहीं ऐड हुआ। नेक्स्ट इज अगर मैं हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करती हूँ, ये होगा माइनस ऑफ 1/3 डी बाई डी टी ऑफ योर H2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे इन्वॉल्व था इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट इज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इसमें फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका रेट क्या आ जाएगा, इसको इरेज करते हैं।
इसका रेट आएगा, क्योंकि ये अब हमारे पास प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया चला जाएगा। तो ये है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, मेरे पास माइनस ऑफ d/dt ऑफ हाइड्रोजन का दे रखा है, तो इसकी इन दोनों को यूज करते हुए, किनकी बात कर रही हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यूज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास माइनस ऑफ d/dt ऑफ हाइड्रोजन और विथ टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो इससे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, माइनस इसमें होगा, क्योंकि माइनस ऑफ d/dt ऑफ दी H2 तो आपको दिया ही हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/3 और 3, क्योंकि इन दोनों को यूज किया है, तो माइनस ऑफ d/dt ऑफ दी H2 की वैल्यू तो है ही, उसको ही जस्ट मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा है, और नीचे कॉफिशिएंट 1/3, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर में कॉफिशिएंट 3 तो था ही, तो उसको ही जस्ट मैंने पुट किया है। तो इन दोनों को जब आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक तो हमने चीज इसमें से निकाल दी। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आप देखो, इस रिलेशन से ही आप देख लो कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि यही ये देखो यहाँ पे माइनस ऑफ d/dt ऑफ नाइट्रोजन जो है वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही आ रहा है। तो यानी कि माइनस ऑफ d/dt ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड के इक्वली आने वाली है इसकी वैल्यू भी, राइट। अब हमें नेक्स्ट चीज जो फाइंड करनी है जो है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो किसके इक्वल था, 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया के इक्वल था, राइट। और मुझे अब फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, d/dt ऑफ अमोनिया की, क्योंकि यही है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और इसमें हमारा कोई भी स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है मेरे पास 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये इक्वेट कर दो d/dt ऑफ NH3 के। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी d/dt ऑफ अमोनिया की। तो यही मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।